हेलो डियर स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स क्लास 11th का ये जो चैप्टर है, टॉपिक ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, बट फिर से थोड़ा बहुत फिर से बता देती हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस इज एन एंजाइम रेगुलेटेड एनाबॉलिक प्रोसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस किस टाइप की प्रोसेस है, तो आप बताएंगे एनाबॉलिक है, क्योंकि इसमें सिंथेसिस होती है, यानी मैन्युफैक्चरिंग होती है। Manufacture of organic compounds inside the chlorophyll containing cells from carbon dioxide and water with the help of sunlight as source of energy। तो सनलाइट को एनर्जी का सोर्स मानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की होनी चाहिए, वाटर होनी चाहिए और पिगमेंट होना चाहिए। ये बेसिक 4 रिक्वायरमेंट्स है। और फाइनली इससे सिंथेसिस होती है किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड की मैन्युफैक्चरिंग होती है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसीलिए क्या कहा गया है कि फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। शुगर का फॉर्मेशन होता है इसमें, यानी कि यहाँ पर पहली बात तो दो प्रॉफिट हुए। एक तो प्राइमरी सोर्स फूड का मिल रहा है, यानी कि शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है ग्रीन प्लांट्स के थ्रू, और साथ ही साथ एक बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज ऑफ ऑक्सीजन टू एटमॉस्फेयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हो गया सिग्निफिकेंस फोटोसिंथेसिस का, कि बायोलॉजिकल सिस्टम में फोटोसिंथेसिस जो एक रिएक्शन है क्यों इम्पोर्टेंट है। और ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। ये भी क्यों है? क्योंकि इसमें फॉर्मेशन हो रहा है, सिंथेसिस होती है, कोई जनरेशन होती है। तो ये भी आपको बता दिया मैंने। फिर इसके बाद इसमें जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट्स का एक अलग वीडियो है, मैंने आपको बताया हुआ है कि वो वीडियो मैं यहाँ पर दोबारा से आपको डिस्कस नहीं करूँगी। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो इसके पहले का एक वीडियो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक वीडियो जो है वो है चैनल पे, तो आप चाहेंगे देख लीजिएगा। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ये ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में ही होती है, जो कि स्पेशली लीव्स होते हैं। फिर लीफ के अंदर मीजोफिल सेल्स होती हैं। अगर लीफ की आप टीयर्स देखेंगे तो उसमें आपको मीजोफिल सेल्स दिखाई देंगी, और इन मीजोफिल सेल्स में आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाई देगा। और क्लोरोप्लास्ट ही एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। एक्चुअल साइट फॉर फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस की एक्चुअल साइट क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को जो हम डिटेल में देखते हैं तो उसमें में स्ट्रक्चर थाइलेकोइड दिखाई देता है, और थाइलेकोइड में ही पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं। इसके अलावा मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है थाइलेकोइड के अंदर, जिसको कहते हैं ग्रेना, और जो मैट्रिक्स होता है उसको कहते हैं स्ट्रोमा। तो ग्रेना में लाइट रिएक्शन होती है और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। तो ये एक बेसिक डिस्कशन है। यहाँ पर हम लोग डायग्राम देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट का। ये क्लोरोप्लास्ट का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये आउटर मेम्ब्रेन है, फिर ये मेम्ब्रेन से बने हुए स्ट्रक्चर हैं जिसको कहते हैं लैमेली कहते हैं, सिंपली लैमेली कहते हैं। लेकिन इसी में ये जो ढेर बने हुए हैं, ये ढेर ग्रेना कहलाते हैं। इस ढेर की अगर हम किसी एक एक की बात करें, एक स्ट्रक्चर की बात करें, एक ग्रीन पाइल में एक जो हिस्सा है इसकी बात करें, तो ये थाइलेकोइड है, और थाइलेकोइड ही बेसिक यूनिट है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। और इसके अलावा आप देख रहे हो कि ये जो ग्रेना है, ये जिसका एक यूनिट थाइलेकोइड है। देखिए ग्रेना में इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब हम किसी एक की बात करते हैं जिसको थाइलेकोइड कहते हैं, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन होती है। और यहाँ पर जो आपको लिक्विड वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, यहाँ पर डार्क रिएक्शन होती है। तो हम लोग आगे देखते हैं पिगमेंट्स जो फोटोसिंथेसिस से इन्वॉल्व है। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, ये सारे पिगमेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। बट ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं, उनमें बेसिकली क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन ये पिगमेंट हमेशा प्रेजेंट होता है। सभी में क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन जहाँ पर भी बन रहा है सो फूड शुगर के फॉर्म में, तो वहाँ हमेशा क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन जो वो प्रेजेंट रहता है। फिर इसके बाद लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, दो मैंने आपको बताया कि दो होती हैं फोटोसिंथेसिस में। प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ओनली इज लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल फेज क्यों कहते हैं? बिकॉज बिकॉज इस स्टेप में ही लाइट एब्जॉर्प्शन होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। इसके साथ ही साथ
हाई एनर्जी कंपाउंड्स एटीपी और एनएडीपीएच बनते हैं। जो एटीपी और एनएडीपीएच यही डार्क रिएक्शन में इन्हीं से ये एनर्जी जो है ये देते हैं और इन्हीं की एनर्जी का यूज़ करके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज C6H12O6। तो यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल एक डेफिनिट प्रपोर्शन में बाइंड हो रहे हैं, जो को बॉन्ड्स बनते हैं कंपाउंड्स के बीच में, तो वो बॉन्ड बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो इन कंपाउंड से मिलती है, एटीपी और एनएडीपीएच, इसीलिए इनको हाई एनर्जी कंपाउंड कहा जाता है। और ये कंपाउंड कब बनते हैं, लाइट रिएक्शन में बनते हैं। तो इन लाइट रिएक्शन इन्वॉल्व सेवरल कॉम्प्लेक्स एंड पिगमेंट्स। फिर ये कॉम्प्लेक्स क्या क्या है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दो कॉम्प्लेक्स हैं, एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जिनको कहते हैं। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में दो टाइप हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको। दोनों ही एक साथ प्रेजेंट हो सकते हैं, बट कैसे वो काम करते हैं वो बहुत डिफरेंट है। फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड, ये दोनों मिल करके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यानी कि जिसको हम LHC कहते हैं, तो इसमें PS1 PS2 दोनों आता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम सेकेंड दोनों आता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस में ये बने होते हैं हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं, जो कि प्रोटीन से बाउंड रहते हैं। फोटो सिस्टम 1 की अपना एक प्रोटीन है जिसे जो रिएक्शन सेंटर उसका बनाता है। इसी तरह फोटो सिस्टम सेकेंड का अपना एक प्रोटीन उसके पास है जो उसका रिएक्शन सेंटर बनाता है। तो सिग्नल मॉलिक्यूल्स और रिएक्शन सेंटर ये फोटो सिस्टम में पाए जाते हैं। और फोटो सिस्टम क्या है, इन्हीं को कहा जाता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सोलर एनर्जी है उसमें जो फोटान्स है, फोटान्स यानी कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको ट्रैप करते हैं और फोटो सिस्टम के थ्रू ये क्या होते हैं, पिगमेंट मॉलिक्यूल इनको क्या कर देते हैं, एक रिएक्शन सेंटर को भेजते जाते हैं, जहाँ पर ये सारा मॉलिक्यूल, सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होंगे। यानी कि फाइनली जो एनर्जी मिलेगी और इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी लेवल में जाते जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स ही जब हाई एनर्जी गेन कर लेते हैं तो उसी से एटीपी बनेगी। इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा और इलेक्ट्रॉन के मूव करने से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन के मूव करने से ही क्या होगा, एटीपी बनेगी, एनएडीपीएच बनेगा, और वही एनर्जी डार्क रिएक्शन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कार्बोहाइड्रेट बनाने में यूज की जाएगी। तो ये अभी आपको और डिटेल में समझने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए कि मैंने बात की आपसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का क्या सेटअप होता है। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ये दो टाइप का होता है, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। तो ये जो फोटो सिस्टम 1 है और फोटो सिस्टम सेकेंड है, दोनों है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में। तो आप इसमें देखोगे कि इसमें क्या क्या क्या, क्या प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आप देखिए पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, या जिसको हम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। और ये फाइनली किसी एक मॉलिक्यूल को भेजते हैं जिसको रिएक्शन सेंटर कहते हैं। बहुत सारे यहाँ पर आपको पिगमेंट मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, और ये अलग अलग वेवलेंथ के इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन फाइनली किसी एक एक को भेजते हैं। किसी एक जगह ये सारा इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होता है जिसे कहते हैं रिएक्शन सेंटर, उस जगह को कहते हैं। फिर उसके बाद जैसे देख रहे हैं आप, ये मॉलिक्यूल है, ये भी एनर्जी को ट्रैप करेगा, ये भी सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा, ये भी ट्रैप करेगा, ये भी ट्रैप करेगा, ये भी ट्रैप करेगा। लेकिन ये सब ट्रैप करके, ये रिएक्शन सेंटर है, तो ये सब ट्रैप करके हर अलग अलग फ्रीक्वेंसी को यहाँ तक भेजेंगे। फिर ये रिएक्शन सेंटर क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को भेजता है कहाँ, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। तो जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उसे ही प्राइमरी एक्सेप्टर कहते हैं। तो इस तरीके से लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है और वो काम करता है। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यानी कि दो फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि जो दोनों का रिएक्शन सेंटर है, एक P700 है और एक का P690 है। यानी कि दोनों अलग अलग वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जो P700 अगर रिएक्शन सेंटर है तो वो 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। P690 जो है फोटो सिस्टम वाला, वो उस ही वेवलेंथ तक की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। उस वेवलेंथ और उससे नीचे की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। P700 700 नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, उससे कम की
भी एब्ज़ॉर्ब करेगा, उससे ज़्यादा की को कोई एब्ज़ॉर्ब नहीं करेंगे ये। तो यहाँ हम लोग फिर से थोड़ा-सा और डिस्कशन कर लेते हैं। ईच फोटोसिस्टम हैज़ ऑल द पिगमेंट्स बाउंड टू प्रोटीन। तो ये इसमें बाकी सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आपने देखा है ऐसे ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे, तो इनको एंटीना मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और फाइनली जिसको भेजी जाती है सारे एब्ज़ॉर्ब करके ये सारी सोलर एनर्जी इलेक्ट्रॉन के रूप में, तो या फोटॉन जिसे हम कह सकते हैं, फोटॉन के रूप में फिर आगे यही इलेक्ट्रॉन जनरेट करते हैं। तो ये जो सेंटर है, ये रिएक्शन सेंटर है, और इसके अलावा जो छोटे-छोटे और इसकी मदद करने वाले हैं, इनको एंटीना मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये रिएक्शन सेंटर और ये एंटीना मॉलिक्यूल मिल करके क्या बनाते हैं, एक फोटो सिस्टम को बनाते हैं। तो पिगमेंट एब्जॉर्ब्स डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस। रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए के लिए और बी के लिए अलग अलग होता है, मैंने आपको बताया। दो फोटो सिस्टम है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना है रिएक्शन सेंटर से और एंटीना मॉलिक्यूल से। तो फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर और फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर, दोनों का रिएक्शन सेंटर क्या है, अलग अलग है। फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर है P700, जो कि 700 नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा मैक्सिमम। इसी तरह फोटो सिस्टम 2 जो है, वो छोटा भाई है, वो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब कर सकता है, उससे नीचे की एब्जॉर्ब कर सकता है, उससे ऊपर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस PS1 PS2 में, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 किस बात में डिफरेंट है, तो ये इस बात में डिफरेंट है कि दोनों का जो रिएक्शन सेंटर है, एक का P700 है किसका, फोटो सिस्टम 1 का, और एक का P680 है किसका, फोटो सिस्टम 2 का। तो एब्जॉर्प्शन पीक फॉर फोटो सिस्टम 1 700 नैनोमीटर है, एब्जॉर्प्शन पीक फॉर फोटो सिस्टम 2 इज 680 नैनोमीटर है। और ये रिएक्शन सेंटर डिफरेंट है, इसीलिए फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 दो है। इसके अलावा और भी डिफरेंस क्या है कि फोटो सिस्टम 1 के इन्वॉल्वमेंट कहाँ होता है, फोटो सिस्टम 2 का इन्वॉल्वमेंट कहाँ होता है। फोटो फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस में दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि एटीपी सिंथेसिस दोनों ही का काम है। तो एटीपी की सिंथेसिस की जो प्रोसेस है, वो साइक्लिक प्रोसेस है या नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, इस मामले में भी फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। वो हम लोग जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन डिस्कस करेंगे, तो वहां पर ये आप डिस्कस हम लोग करेंगे कि फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 का और डिटेल क्या है और वो कैसे काम करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में देखिए, बेसिकली इसे 2 फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है, फोटोकेमिकल फेज और बायोसिंथेटिक फेज। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो फोटोकेमिकल फेज है उसको लाइट रिएक्शन कहते हैं, बायोसिंथेटिक फेज को डार्क रिएक्शन कहते हैं। जो फोटोकेमिकल फेज है उसमें लाइट एब्जॉर्प्शन होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होती है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनडीपीएच भी होता है। जबकि जो बायोसिंथेटिक फेज है, यानी कि डार्क रिएक्शन है, जिसे कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और इसी को हम कहते हैं C3 साइकिल। मोस्टली जो प्लांट्स में चलती है साइकिल्स को C3 साइकिल कहते हैं। कुछ प्लांट्स में C4 साइकिल भी चलती है, बट मोस्टली C3 साइकिल चलती है। और यही C3 साइकिल को डिस्कवर किया था कैल्विन नाम के साइंटिस्ट ने, और इसीलिए इसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल आपको याद रखना है। और मोस्टली प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में यही साइकिल चलती है। लेकिन एक और साइकिल है जिसको C4 साइकिल कहते हैं, वो भी शुगर फॉर्मेशन की साइकिल है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं, नीट का बहुत हॉट टॉपिक है ये। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, बट यहाँ मैंने आपको बताया कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें 2 बेसिक फेजेस होती हैं, और जो स्पेशली आपकी केवल लाइट रिएक्शन है, इसके लिए क्या होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं। और वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक PS1 एक PS2, फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2। दोनों ही बने किससे होते हैं, रिएक्शन सेंटर और एंटीना मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर P700 है, फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर P690 है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हम लोगों ने आज डिस्कस की। इसके साथ ही यहाँ ये टॉपिक मैं यहाँ पर सम अप कर रही हूँ। फिर मैं हम लोग देखेंगे अलग से साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है,
यानी कि जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है फोटोकेमिकल फेज लाइट रिएक्शन जिसको कहते हैं, जिसमें एटीपी और एनएडीपीएच का बनना लिखा हुआ है, तो ये कैसे बनता है? स्पेशली एटीपी का बनना, यही एटीपी का बनना ही फॉस्फोरिलेशन है। ये साइक्लिक वे में होता है तो उसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, अगर यही नॉन साइक्लिक वे में होता है तो उसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। और फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 किस तरीके से इसमें काम करते हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो आज का ये जो वीडियो है यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।